योगी आदित्यनाथ जी के कुछ क्लिप्स हैं जहाँ पे अब वो लग रहा है कि सॉफ्टली चुनाव अभियान जो है पूरा कंप्लीटली फोकस्ड होकर के यूपी के ऊपर जो है वो रहेगा। तो अलग अलग जो भी उनके जैसे टीचर्स का एक बहुत बड़ा समूह है उसको लेकर के, फिर एंटी इंक्रोचमेंट वालों का बहुत बड़ा समूह है, जिन लोग को हिंदू मुसलमान में मज़ा आता है उनका एक बहुत बड़ा समूह है, इकॉनमी है, डेवलपमेंट है, ये सारा कुछ है। तो उस सब को लेकर के उन्होंने जो है अलग अलग आयोजनों में बोला है। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही है। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कहा भी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। है बढ़िया है ना। ये देखिए कि भाई ऐसा नहीं है कि सरकार सॉल्यूशन नहीं दे रही है, सरकार सॉल्यूशन भी दे रही है, समाधान भी कर रही है कि भाई शिफ्ट में कीजिए। जनसंख्या ज़्यादा है कोई बात नहीं, जनसंख्या कम कर लीजिए, कम बच्चे पैदा कीजिए, वो भी है, उससे भी नहीं हो रहा है तो शिफ्ट का तो है ही सिस्टम। घर में पढ़ लो, ये क्या तरीका है कि हमारा घर छोटा हो गया तुम्हारे पे हम कब्जा कर लेंगे। एक्चुअल में जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं इसी भाव से संचालित होते हैं। महिला क्या बोल रही थी, हम क्या करें, हमारे पास जो है बहुत सारे लोग जो है वो हो गए हैं और फलाना ढिमका। और फिर योगी जी ने एक और बढ़िया बात बोली जो आप लोगों को प्रतीक्षित भी होगा कि बरेली में ये लोग यही कर रहे थे, फिर हमें दूसरा तरीका भी आता है। ये बरेली वाला था, ये याद दिलाने के लिए कि अराजकतावादियों को जो है उनको इसी तरह से जो उनको जो ट्रीटमेंट है वही बनेगा। लोग मुझसे पूछते हैं यूपी में इतनी बड़ी संख्या में लोग आज कैसे आ रहे हैं? आप देख रहे हैं ना कितना हमारे पास स्कोप है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। यूपी की आवश्यकता से कई गुना खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं, वेजिटेबल उत्पादन कर रहे हैं, फ्रूट्स उत्पादन कर रहे हैं, दुग्ध का उत्पादन यूपी के अंदर हो रहा है। एमएसएमई यूनिट हमारी तेजी के साथ आगे बढ़ रही, जो मृत प्राय सा हो गया था, हमने टेक्नोलॉजी दी, पैकेजिंग के साथ जोड़ा, मार्केटिंग के साथ उसको जोड़ा। आज एमएसएमई यूनिट भारत का ब्रांड बन गया है यूपी का, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से। करोड़ों लोग उसके माध्यम से कार्य प्राप्त कर रहे हैं, करोड़ों लोग कार्य प्राप्त कर रहे हैं, परिणाम सामने आता है। आज ये हमारी ताकत बनी है। और मैं जानता था कि बड़े निवेश के लिए उसका बेस चाहिए, लैंड बैंक भी चाहिए, उसका बेस भी चाहिए, उसकी सुरक्षा भी चाहिए। बेस यही एमएसएमई यूनिट बनी है। कोई सोचता था यूपी के अंदर पिछली सरकारों में क्या होता था, उनका प्रोडक्शन क्या था? कट्टा और बम, यही तो बनते थे ना। आज कट्टा बम को हमने बंद करवाया, अब यहां पे ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है यूपी के अंदर। ब्रह्मोस मिसाइल देश की रक्षा, आत्मनिर्भरता के लिए,
ड्रोन भारत के अंदर, चाहे वह ड्रोन दीदी इस्तेमाल करने वाली खेतों में केमिकल और फर्टिलाइजर के लिए उपयोग किए जाने वाली ड्रोन हो, चाहे वह पाकिस्तान के किसी दुश्मन के एयरपोर्ट को निशाना बनाने वाला ड्रोन हो, वे सब यूपी के अंदर बन रहे हैं। कट्टा से कट्टा और बम से ब्रह्मोस तक, तो ये है रेंज और ये बढ़िया है, लोगों को समझ में भी आ रहा है। और डिफेंस कॉरिडोर और ये सारी चीज़ें जो है यूपी में बहुत अच्छे से जो है वो तैयारी चल रही है, उस पर योगी जी बोल रहे थे। यूपी को देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था और आज मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है, जो यूपी बॉटम 3 में था, आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी व यूपी आज खड़ा है। टॉप 3 इकोनॉमी यूपी की। हम लोगों ने इस दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। जो 12 लाख करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश की कुल जीएसडीपी थी, आज वो 36 लाख करोड़ की है। उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम जो 43,000 रुपए था, आज वो 1,20,000 क्रॉस कर चुका है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के बजट के दायरे को 3 गुना करने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है। हर एक तबके के लिए कुछ न कुछ कार्य किया। 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी, एमएसएमई यूनिट का जो एक बेहतरीन बेस यूपी के पास था, जो मृतप्राय सा हो गया था, उसको पुनर्जीवित किया गया। 96 लाख एमएसएमई यूनिट, 3 करोड़ से अधिक लोग आज यूपी के अंदर वही रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण। अब कोई राह चलते हुए बेटी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, जबरन उठाने का तो साहस नहीं कर सकता। उसको मालूम है कि जबरन उठाएगा तो जो दुर्गति रावण और दुर्योधन की हुई थी, यह तय है, यह उसकी होनी होनी है। ये इच्छा शक्ति जब कार्य करने की होगी और बिना भेदभाव की होगी, तब परिणाम आएंगे। और वह परिणाम इन 9 वर्षों में लाने का पॉलिसी पैरालिसिस से यूपी को मारा गया। हम लोग आए थे, यूपी के अंदर केवल एक पॉलिसी थी, वह भी एकदम 3rd क्लास की, पता ही नहीं था उनको इंग्लिश के और हिंदी के और में अंतर ही महसूस नहीं होता था। यानी यूपी की जो औद्योगिक विकास की नीति थी, उसमें एक शब्द ऐसा था कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों और शब्द था। आप याद करिए कि अर्थ को कैसे अनर्थ बनाया जाता है, कैसे लुटिया डुबाई जाती है, उसका उदाहरण था। ये तो है, लॉ एंड ऑर्डर तो अनमैच्ड है, इसमें कोई संदेह नहीं है लोगों को। और लॉ एंड ऑर्डर यदि आप फिक्स कर लोगे तो फिर उसके ऊपर जो है सारा कुछ जो है धीरे धीरे मतलब वो आगे बढ़ने लगता है, उसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हो। उसके ऊपर एमएसएमई की जैसे बात कर रहे थे, और एमएसएमई का जो इनका मिनिस्टर था राकेश सचान भाई साहब, वो मतलब फाइनली जो उसको निकाला गया है, एमएसएमई से हटाया गया, वो बहुत बेकार टाइप का था। पर चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आज हमारे पास इन्वेस्टमेंट के ढेर सारे प्रस्ताव आते हैं। ये इन्वेस्टमेंट केवल इन्वेस्टमेंट नहीं है, अपने साथ एम्प्लॉयमेंट भी देता है। आज इसी का परिणाम है, सुरक्षा का परिणाम। वीमेन वर्कफोर्स यूपी के अंदर 12-13% से बढ़कर के 36% से ऊपर पहुंचा है। यानी पहले महिलाएं दिन में भी कार्य करने के लिए जाने से डरती थी, स्कूल जाने से डरती थी। आज वे रात्रि की शिफ्ट में भी कार्य कर रही हैं और सकुशल अपने घर में वापस आती हैं। ये नए यूपी की ये पहचान है। अब यूपी बीमारू नहीं, देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट में यूपी है। लगातार पिछले 6 वर्ष से यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट में है। अब हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन बैंकर्स हमारे पास आते हैं, साहब हम पैसा देना चाहते हैं। हम कहते हैं जब हमें पैसे की आवश्यकता थी तब आप हमारा फोन नहीं रिसीव करते थे। आज हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं, हमने अपना इतने रेवेन्यू रिसोर्सेस हमने यहां पे पैदा कर दिए हैं कि अब यूपी को किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। और अनलिमिटेड पोटेंशियल के स्टेट के रूप में यूपी अपनी एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ चुका है। मित्रों, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सब कुछ हमारे पास था, पहले भी था। यहां की राजनीति ने, ये जातिवाद की राजनीति ने, परिवारवादी राजनीति ने, ये भेदभावकारी राजनीति ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था। आप देख सकते हैं, नकारात्मकता होगी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पैदा होंगे, और सकारात्मकता होगी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पैदा होगा। हर जिले में एक यूनिक प्रोडक्ट यूपी की पहचान हो चुकी है। और यही प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है ना, कि एक आदमी को यदि आप मतलब छोटा छोटा कोई पॉटरी का काम कर रहा है, कोई कुछ भी काम कर रहा है, एक व्यक्ति को आप जब इनेबल करते हो तो पूरा परिवार जो है उस दायरे में आ जाता है। और
यह एक बहुत बड़ा कारण है कि यूपी में चाहे ओबीसी हो या एससी एसटी समाज हो, मोस्टली जो सर्विस प्रोवाइडर्स कह लीजिए या फिर जो मैन्युफैक्चरर थे, जो विलेज इकॉनमी की मैं बात कर रहा हूँ, वो किस समाज से आते थे? यही एससी और ओबीसी समाज से आते थे। और इनको जो है इनेबल करना, इनको अलग अलग स्तर पे जा कर के, जिसको लाख रुपए की ज़रूरत है लाख रुपए, 10,000 में जिसका काम चल रहा है तो उसको कुम्हार को इलेक्ट्रिक चाक दे दिया, उसको मिट्टी निकालने में जो पहले रूल तरह तरह के बने हुए थे, ये सारा कुछ जो है वो उचित रूप से जो है लागू करना और स्टेट की भी भलाई हो सके और व्यक्ति भी जो है कुछ ना कुछ कार्य करके आगे बढ़ सके, इस पे जो है पॉलिसीज लगातार स्टेट ने बनाई है। मेरा मानना है कि यूपी ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, 2047 जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस शताब्दी महोत्सव के अवसर पर हम सब सचमुच एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश की उस संकल्पना को साकार करते हुए दिखाई देंगे। हम लोगों ने अपने विकास की दर को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। पिछले 9 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव थे, चुनौतियां थी। आधा समय भले ही उन गड्ढों को पाटने के लिए, उस अंधेरे को उजाले में बदलने में, यहां की वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया और हर एक मोहल्ले में पैदा हुए गुंडों से निपटने में लगी होगी ताकत, लेकिन उस सब के बावजूद प्रगति की दिशा शानदार तरीके से आगे बढ़ी है। और आगामी जो समय हमारा होगा वह हम सब की उस शानदार यात्रा का एक साक्षी बनेगा, जब यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगले 4 वर्ष के अंदर, 3-4 वर्ष के अंदर प्राप्त कर लेगा। ये दूरी ज्यादा बहुत अधिक नहीं है, अगले 3-4 वर्ष के अंदर ही हम इसको पूरा करेंगे। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूपी अवश्य बनेगा। भारत की टॉप अर्थव्यवस्था में यूपी होगा और उत्तर प्रदेश पर अब कोई प्रश्न नहीं खड़ा करेगा, बल्कि अनलिमिटेड पोटेंशियल के राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को आगे बढ़ाएगा। बढ़िया योगी जी, लगे रहिए, आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले पावर कारपोरेशन को लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा साहब गोरखपुर में बिजली देनी है 24 घंटे। मैंने कहा भाई अब तक तो हमें 3 और 4 घंटे ही मिलती थी, ऐसा क्या हो गया कि अचानक मेरे मुख्यमंत्री बनते ही 24 घंटे में बदल जाएगी? वहां के लोग पचा भी नहीं पाएंगे इसको, इसलिए रहने दीजिए आप। भाई अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा 1 गिलास दूध पिए और उसको अचानक आप 1 किलो पिलाने लग जाएंगे तो अपच हो जाएगा उसको। तो मैंने कहा ये अपच क्यों बनाना चाहते हैं आप गोरखपुर को, मत दीजिए। उन्होंने कहा साहब यही होता रहा है। मैंने कहा उसी को तो रोकने के लिए आए हैं। जिस दिन 75 के 75 जनपदों में हम बिजली 24 घंटे देने लग जाएंगे, उस दिन गोरखपुर में भी 24 घंटे मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। और मैं ये करने के लिए आया हूं कि मुझे जो करना है सभी 75 जनपदों में करना है, 350 तहसीलों में करना है, 825 विकास खंडों में करना है, 762 नगर निकायों में करना है, 14,000 वार्डों में करना है और 1,05,000 राजस्व गांवों में हमारे विकास के कार्य एक साथ होने हैं। कोई भेदभाव नहीं, जिसने वोट दिया उसके यहां भी, जिसने नहीं दिया उसके यहां भी। चुनाव की राजनीति ईवीएम तक, उससे बाहर निकले हैं तो स्वस्थ मनोमस्तिष्क के साथ कार्य करेंगे, समाज के किसी अंग को अस्वस्थ नहीं होने देंगे। यही था सपा उपा के टाइम में, यही होता सफाई में जो है 24 घंटे बिजली जाएगी। मतलब एक जगह डाइवर्ट करो, जितनी भी बिजली आ रही है वो एक जगह कम से कम 24 घंटे जाए, बाकी का हमें कोई लेना देना, बाकी अपना 2-3 घंटा काफ़ी है यार। ये वो सारा दौर तो हमने भी देखा है भाई, वो भूल नहीं सकते। हमने बिहार में देखा है और इसमें क्रेडिट गो टू नरेंद्र मोदी, जो इलेक्ट्रिफिकेशन उन्होंने किया है और फिर जनरेशन, पावर जनरेशन बढ़ाया है। ठीक है, अभी भी लाइट वाइट जाती रहती है, बट जो 3 घंटे जिसको मिलता था, अभी यदि पूरे दिन में 2 घंटे कट रहा है तो लोग जो है बर्दाश्त करते हैं, ठीक है यार उतना नहीं। एक और क्लिप है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, राजकुमार भाटी पे आएंगे। ये बहुत अच्छा है ये क्लिप, बच्चों के बारे में, सुनिए। और मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूंगा कि जब बच्चे कहीं श्रमदान करते हैं तो दिखाते हैं, देखो बच्चों से काम कराए जा रहे हैं। अरे क्या बुरा कर रहा है, क्या बुरा हो रहा है? और मैं तो बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। और भारत की भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, जो चुनौती का मुकाबला करने के लिए उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं।
छोटे छोटे उस पर हम लोग अनावश्यक रूप से उसको जो वायरल होते हैं ऐसे वीडियो उस आधार पर हम लोग एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं, स्पष्टीकरण नहीं मांगना चाहिए, उसको बुला के सम्मानित करना चाहिए। अच्छा क्या बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ये बच्चे अगर उस योग्य बनेंगे नहीं तो उसको छुई मुई मत बनाइए। आपने देखी होगी ना, एक घास होती है गांव में, ऐसे हाथ लगाओ तो एकदम मुरझा जाती है, ऐसा नहीं भाई, उसको ऐसा बनाओ प्रचंड तेज हो उसमें, हाँ कोई हाथ लगाने में भी डरे, वह तेज होना चाहिए उस बच्चे में, और वह शिक्षा से पैदा होगा, संस्कारों से पैदा होगा, स्वच्छता के प्रति उसे मजबूती के साथ उसके जीवन का हिस्सा बना करके प्रत्येक गुण उसके मन में आने चाहिए। अच्छी बुराई सारी चीजें एक साथ मिलकर के चलेंगे, उसके मन में अच्छे और बुरे का भेद करने की सामर्थ्य विकसित करने की आवश्यकता है। हाँ, ये जो है इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे मैं बिहार से आता हूँ और यूपी वाले भी इससे एग्री करेंगे कि बचपन में ऐसा नहीं था कि हमारे स्कूल की सफाई जो है वो चपरासी करता था, नहीं। चपरासी 9 बजे आएगा या 10 बजे जब स्कूल चालू होगा, उससे पहले हर क्लास का एक बच्चा जिसका उस दिन टर्म होता था वही अपनी कक्षा में झाड़ू लगाएगा, साफ सफाई करेगा, सारा कुछ करेगा। 1 या 2 बच्चे जिसका भी टर्म है, ग्राउंड में एक पूरे क्लास का टर्म होता था तो वो आकर के पूरा ग्राउंड साफ कर देते थे। गार्डनिंग का अलग अलग क्लास का टर्म होता था, तो बच्चे ही अपना हर एक कार्य किया करते थे। उसमें कोई स्कूल में स्टाफ जो है उतना नहीं था, बच्चे ही करेंगे। और ये जापान में भी होता है भाई। वो सीखेंगे नहीं, वो डिसिप्लिन कैसे आएगी लाइफ में? वो तो घर में भी कि माँ बाप जो उसका कपड़ा धो दे रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो अपना कब वो सीखेगा कि ये मेरी क्लास है, ये मेरा स्कूल है, इसकी सफाई का दायित्व जो है हमारे ऊपर है। हमारे मतलब चाहे मैं सरकारी स्कूल में जब पढ़ता था तब, या फिर सैनिक स्कूल में गया था तब। सैनिक स्कूल में तो चलिए झाड़ू देने के लिए तो लोग वहाँ पे हुआ करते थे, फिर भी हम श्रमदान करते थे। क्या हो गया, घास उग गया हमारे किसी हिल पे, तो उसको जाकर के साफ किया। आज किसका श्रमदान का टर्म है, ऐसे करके एनसीसी के तरफ से, या फिर अपने स्कूल में जगह नहीं बचा तो बगल के गांव में जाते थे कि वहाँ सड़क है तो ईंट वींट ला करके, सड़क नहीं है सड़क बना दी हमने। तालाब की सफाई उनकी करने, हमने तालाब की सफाई करते थे। ये नौकर थोड़े हम थे, नहीं। ये एक हैबिट होता है जीवन में, ताकि आप आगे चल करके आपको किसी भी कीचड़ में उतरने में घिन नहीं आए कि नहीं भाई ये नाली है और इसको साफ करना है तो हाथ डालना पड़ेगा उसमें। यदि पोखर है, उसमें गंदगी है, तो उसको साफ करने के लिए आपको उतरना पड़ेगा। यू वॉन्ट हैव प्रोटेक्टिव ग्लव्स एंड ऑल, वो करो। काई है, पौधे उसमें, शैवाल फलन, सबको हटाओ, सेफ्टी लेते हुए ये सारा कुछ करना। और इसी से बच्चे सीखते हैं। नहीं तो आपके लिए पूरे जीवन में यदि कोई ना कोई कुछ काम करता रह जाएगा, यू विल नेवर लर्न कि आपको खुद के लिए क्या काम करना है। आपको पता ही नहीं चलेगा, आप एक बेसिक चीज़ फिक्स नहीं कर पाओगे। नल में जो है कुछ जाम हो गया तो उसको आप टूल से खोल सकते हो, घुमा के उसका कचरा साफ कर सकते हो, यदि आपने बचपन में ये सब किया है। नहीं, अब अर्बन कंपनी वाले को बुलाओ, वो आएगा, 3 घंटा वेट करो, पानी नहीं आ रहा है नल में। कुछ बेसिक चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी का और ये सब का मतलब हमारे तरफ के हर बच्चे को आता है, क्योंकि हमने स्कूल में ये सब सीखा है। हमें पता है कि एक नेल कैसे ठोका जाता है, ड्रिल है तो हम छेद कर लेंगे। मतलब इतना भी लोगों से नहीं होता है। उनको लगता है पता नहीं करंट मार देगा, क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये जो है मुझे लगता है कि हम सबके जीवन में इस तरह का होना चाहिए। और जब तक आप ये सब नहीं करोगे, आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा, आपके जीवन का एक बहुत बड़ा अंग जो है, एक आयाम जो है, वो कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा। और बच्चों को झाड़ू देते देख जो उनका वीडियो बनाते हैं ना, बकलोल होते हैं साले, उनको पता नहीं है कि वो उसके जीवन में कितना बड़ा एक तरह से धीरे उसकी लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत बड़ा अंग है, वो हिस्सा है उसके जीवन का। और वो हम सबको जो है, हम सबको करना चाहिए। अपने बच्चों को ऐसे ही स्कूल में भेजिए,
जहाँ पे उसको लल बबुआ वो छुई मुई बना के ना रखा जाए। बोले ना कि भाई इतना सॉफ्ट काहे बनाना है बच्चों को, बोलो काम धाम करे, थोड़ा सा घूमे फिरे, झाड़ू पकड़े हाथ में, साफ सफाई करे, गंदा हो, ये सारा कुछ जो है उससे एक्सपेक्टेड है वो करना चाहिए।